सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर एक बार इन्फॉर्म्ड डिसीजन के बारे में फिर से बता दो। इन्फॉर्म्ड डिसीजन यानी सोच समझ के उसने अपना काम करना है यार। जो भी ऑडिटर है हमारा, ठीक है, उसने डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सा ऑडिट प्रोसीजर करना है। यानी मेरे को मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है, मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है यानी बैंक से, डेटर से, और मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मुझे इनवॉइसेस चाहिए। ये सब क्या है सर? ये ऑडिटर के डिसीजन है जो ऑडिटर इंप्लीमेंट करता है ऑडिट करते वक्त। तो प्रोफेशनल जजमेंट ये कहती है कि जो आप अभी मेरे साथ ऑडिट सीख रहे हो उसको आप जब एक्चुअल में ऑडिट करने जाओगे तो आप एकदम सही डिसीजन ले। इसको इन्फॉर्म्ड डिसीजन कहते हैं। ठीक है, इन्फॉर्म्ड मतलब कंसीडरिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, जो आपने सीखा है उसको सोच समझकर आपने अपने डिसीजंस लेने, इसको इन्फॉर्म डिसीजन कहेंगे। इसमें कुछ ज्यादा मसाला नहीं है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि सर इसमें कुछ मसाला निकल के आएगा, नहीं, बेसिक सी बात है जो आपने ध्यान में रखनी है। अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो वो कह रहे हैं कि जब आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करते हैं तो आपने कंसीडर करनी है क्या? सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस। ये छोटी छोटी बातें, इनको बस हम रीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन द लाइट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं एंड अ सिंगल डॉक्यूमेंट of a nature that is susceptible to fraud is a sole supporting evidence for a material financial statement amount, तो फिर उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि आप और क्या क्या कर सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपको लगता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, यानी आप मैनेजमेंट पे तो रिलाय नहीं कर सकते। एक ही डॉक्यूमेंट है, वहां पे भी आपको लग रहा है फ्रॉड है, तो आप इन केसेस में ना थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ो। बस इतनी सी बात इन्होंने यहां पे बोली। आप जो भी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे सब पे शक नहीं करेंगे। पहली बात, उनको आप जेन्युइन एक्सेप्ट कर सकते हो अनलेस देयर इज अ रीजन टू बिलीव द कॉन्ट्ररी। रीजन टू बिलीव द कॉन्ट्ररी यानी कॉन्ट्ररी क्या होगा जेन्युइन का? इनजेन्युइन, कि डॉक्यूमेंट गलत है। तो हर डॉक्यूमेंट को आप जेन्युइन मानो जब तक आपको ऐसा फील नहीं आता कि ये जेन्युइन नहीं है या ये फोर्ज्ड है। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। रिलायबिलिटी का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि क्या मैं इस एविडेंस पे विश्वास कर सकता हूं या नहीं। अगला पॉइंट, इन केस ऑफ डाउट और इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड ऑडिटर को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अब बच्चा बोलेगा सर ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग होते हैं। भावनाओं को समझो। ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। ऑडिटर को देखना पड़ेगा, देखो लिखा है ना, इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड डिटरमाइन what modifications or additions need to be made to the audit procedures that is necessary to resolve the matter। जहां जहां आपको गड़बड़ मिलेगी वहां आपकी मेहनत बढ़ेगी। बस ये बेसिक बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर पिछली बार भी आपने ऑडिट किया था और आपको मैनेजमेंट ऑनेस्ट दिखी थी और लगा था कि मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी है, तो उस एक्सपीरियंस को आप डिसरिगार्ड मत करना। डिसरिगार्ड का मतलब है श्री शांत, श्री शांत, श्री शांत। उस उस एक्सपीरियंस को आप डिसरिगार्ड नहीं करेंगे, यानी उस बात को अब आप इग्नोर नहीं करेंगे। ध्यान में रख के चलना कि हाँ मैनेजमेंट अच्छी ही है। बट सर क्या मैनेजमेंट अच्छी है इसका ये मतलब है हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन ना करें? नहीं। नेवरदलेस, भले ही मैनेजमेंट अच्छी है, अ बिलीफ that the management and TCWG are honest and they have integrity doesn't relieve the auditor from maintaining professional skepticism। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो रखनी ही पड़ेगी। तो आपने कुछ नहीं करना, बस इन पॉइंट्स को 2 से 3 बार रीड जरूर कर लेना आज की क्लास के बाद। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। अल्टीमेटली जो याद रखने वाली बातें हैं वो यही 2-3 बातें हैं। तो अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमने आज क्या क्या सीखा, एक बार फटाफट उसको रिवाइज करें। हाँ सर, एक बार फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले सबसे पहले तो हमने आज की जो क्लास स्टार्ट की थी वो स्टार्ट करी थी विद द टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज मेरे साथ साथ ही नोट्स बना लेना। मेरे साथ साथ ही ये जो नोट्स में बनाता जा रहा हूं मेरे साथ साथ बनाते जाना, आपको भी कंफर्ट आ जाएगा। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? इट इज एन एटीट्यूड जिसके अंदर 3 खूबियां होती हैं। सर क्या क्या 3 खूबियां होती हैं? जो लेडी थी वो क्या थी सर? वो अलर्ट थी। तो सबसे पहले तो बीइंग अलर्ट, अलर्ट टू द सर्कमस्टेंसेस। जहां भी आपको लगता है फ्रॉड हो सकता है, जब आपको कुछ अनशन चीज दिखे तो फिर आप क्या करेंगे? सर हम क्वेश्चन करेंगे, हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड।
हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। तीसरी चीज, क्वेश्चन करके जो सामने वाले ने जवाब दिया उस पर विश्वास नहीं करेंगे, हम क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। यही बातें हमने डिस्कस की थी। हाँ सर। अब इसी में से हमने अलर्ट वाला पॉइंट उठाया और बताया अलर्ट हमको रहना है 4 चीजों के प्रति, 1 2 3 4। सबसे पहला पॉइंट था कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस। जो भी कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस दिखते हैं तुमको, वहां पे तुमको अलर्ट हो जाना है। सर कॉन्ट्राडिक्टिंग कर रहे यानी इट विल ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो ऑडिटर के पास ऑलरेडी है। एंड ये क्या इंडिकेट करता है सर? दिस इज इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड। कहीं ना कहीं यहां फ्रॉड के फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, अब हमको फ्रॉड के केस में क्या करने पड़ेगी? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, ये हमने पॉइंट यहां पे सीख लिया। अब ये जो हमने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करे, इतनी मेहनत करी, इससे हमने क्या किया? वी रिड्यूस्ड, आ जाओ इधर, वी रिड्यूस्ड द रिस्क ऑफ उई। सर उई का क्या मतलब था? ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग, inappropriate assumptions while deciding the nature, timing and extent of audit procedure। यही बातें हमने डिस्कस की थी। यहां आपका पूरा का पूरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का नोट रेडी हो जाता है। अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था सर क्या पॉइंट? वी डिस्कस्ड अबाउट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आई थिंक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं क्लियर है, उसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। और हमने आज क्या पढ़ा है सर? प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में पढ़ा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ आप प्रोफेशनल जजमेंट वाला पॉइंट और याद रखेंगे। प्रोफेशनल जजमेंट इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन किस चीज की? जो भी आपने नॉलेज गेन करी, जो आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करी है, जो भी पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट, इसमें क्या चीज के कंटेक्स्ट को आपने ध्यान में रखना है? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। जब आप इन चीजों को यूज करते हो इन द डिसीजन मेकिंग, इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग से बेटर है, जो बच्चे ने डाउट पूछा था वो यूज करते हैं, इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन द कोर्स ऑफ ऑडिट। इन द कोर्स ऑफ ऑडिट यानी ऑडिट करते वक्त। ठीक है, अब प्रोफेशनल जजमेंट कहां कहां यूज होती है सर? प्रोफेशनल जजमेंट यूज होती है पूरे ऑडिट के प्रोसेस में। यानी सबसे पहले हमने डिसाइड किया मुर्गी वाला एग्जांपल, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। फिर हमने डिस्कशन किसकी करी? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करके चलने हैं। जब ऑडिट प्रोसीजर्स करें हमको मिला ऑडिट एविडेंस, तो इवेल्युएटिंग द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्या ऑडिट एविडेंस एक्चुअल में सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट है? दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अब इस ऑडिट एविडेंस में हमने क्या निकाला? इस ऑडिट एविडेंस में हमने निकाला कंक्लूजन। तो ड्रॉइंग रीजनेबल कंक्लूजन्स। सर पॉइंट खत्म हो गए, पॉइंट खत्म हो गए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर की है ना, तो मैनेजमेंट की जजमेंट को इवेल्युएट करने के लिए भी प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी। सो इवेल्युएटिंग द मैनेजमेंट जजमेंट। बस यही पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने, बाकी सारी तो हमने ज्ञान की वर्षा करी थी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, ऑडिट रिस्क को रिड्यूस किया जाता है टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ये छोटी मोटी प्यारी प्यारी बातें हमने की थी कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या होता है। दिस इज ऑल दैट वी डिस्कस टुडे। फटाफट बताओ, सबने नोट डाउन कर लिया?
Everyone done with the noting part? Quickly note it down. TCWG क्या होता है सर? अभी हमने TCWG की बात नहीं करी है. डोंट वरी, अभी हम TCWG की बात नहीं करी. अब हम स्टार्टिंग से जाएंगे और अब हम सारी चीजें निपटाते जाएंगे. यस, स्वाइप अप, स्वाइप अप, स्वाइप अप, स्वाइप अप. अच्छा, ऊपर का देखना है आपको. रिड्यूस्ड रिस्क वाला पार्ट कौन सा है? अच्छा, अरे यार ये तो नॉर्मल है ना, आपके नोट्स में से ही लिखा है मैंने. ये नोट्स में से ही वर्ड उठाए हैं. डन डन जना जन जन. ऑल गुड, ठीक है. सो दिस वाज डन बिफोर द ब्रेक और हमने कुछ ज्यादा किया नहीं. अब एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं. अब हम एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं और पूरा का पूरा चैप्टर निपटाते हैं. क्या क्या किया है सर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. सबसे पहले आता है सर चैप्टर नंबर 1. क्या डिस्कशन करी? इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग. सबसे पहले क्या पढ़ा? व्हाट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट? फाइनेंशियल ऑडिट इज नथिंग बट एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. सर नीचे का दिखाना यार, क्या दिखाना है? फोटो ले लो यार, जल्दी से फोटो ले लो ना इसकी. फोटो ले लो प्लीज, इसकी फोटो ले लो और इसको आप एकदम लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं. वैसे मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा तो घबराने वाली बात नहीं है कोई, ठीक है. 5 तक गिन रहा हूं. 5 4 3 2 1. ठीक है, डन. आ जाओ. What is the financial audit? It is an independent examination. किसकी examination? Of the financial information. किसकी financial information? Of the entity, whether profit oriented or not, irrespective of the size and legal form. ये बात आपने ध्यान में रखी है. क्यों कर रहे हैं हम independent examination? To express an opinion thereon. हमको basically opinion देके चलना है. अब आता है सर सवाल, ऐसे 200, ऐसे 200 नहीं, ये OO है सर. का क्या मतलब था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. किसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर. सर इंडिपेंडेंट का मतलब है इसके अंदर वो 5 खूबियां होंगी जो किसी भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए, कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए. सर कोई का क्या मतलब था? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल का मतलब है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर. कैसे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? जब आप ऑडिट कंडक्ट करोगे इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था? 2 चीजें आपको चाहिए. आरए. सर आरए का मतलब है रीजनेबल अश्योरेंस. रीजनेबल अश्योरेंस का क्या मतलब है सर? रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, यानी जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बने इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ. जैसा एफआरएफ चाहता था वैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं. अगर आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई है, आपने ओपिनियन बना लिया, तो घर लेके जाओगे क्या? आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दो, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. बट इसके बाद एक ऐसी बात लिखी है जिसको सुन के थोड़ा सा शॉक लगेगा. क्या कहता है सर? ये क्या? जहां भी रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिल रही, जहां भी रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिल रही एंड क्वालिफाइड ओपिनियन इनसफिशिएंट है. मैं पढ़ के थक गया सर, ये क्या लिखा है सर? क्वालिफाइड ओपिनियन तो आपने सिखाया ही नहीं. सीखना चाहोगे? क्या आप सीखना चाहोगे कि अगर मैनेजमेंट आपको ऑडिट एविडेंस नहीं देता तो क्या होता है? तो आओ मेरे साथ, आपको एक प्यारा कॉन्सेप्ट और पढ़ाएं. आओ मेरे साथ, आओ आओ आओ. अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे दोस्त, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. आओ मेरे साथ. देखो, आप क्या चाहते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ना हो? मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो. तो अब मैं आपको थोड़ा सा मजेदार बात बताता हूं, ध्यान से समझना. 3 केसेस होते हैं. 1 2 3. ठीक है, ध्यान से समझेंगे, सब समझ आएगा. पहला केस ये कहता है कि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया. दूसरा केस कह रहे हैं आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला. तीसरा केस अभी मैं बात ही नहीं कर. पहला केस ये कहता है कि अगर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया है. चलो चौथा केस एक और बना लेते हैं. चौथा केस
इस केस में भी आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल चुका है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। सर एमएम का क्या मतलब है? साथ साथ नहीं लिखना, साथ साथ नहीं लिखना, अभी आप बस मेरी बात सुनते चलो। ये जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें 4 केस हो सकते हैं। उन 4 केसेस की मैं डिस्कशन कर रहा हूं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। 5 मिनट आपका अटेंशन चाहिए। सारे बच्चे यहां पे देखो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया है मुझे कि हां, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अगर कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, देन आई विल गिव अ क्लीन ओपिनियन। सर क्लीन ओपिनियन का क्या मतलब है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दीज हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इन तीनों केसेस में ये एक कॉमन चीज है कि इन तीनों केसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है। पहले केस में मुझे इसके रिगार्डिंग सबूत मिल गया, दूसरे केस में मुझे सबूत नहीं मिला, तीसरे केस की तो मैंने, लास्ट वाले केस की तो मैंने बात ही नहीं करी। ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले हैं वो डाकू हैं। क्या है सर? वो डाकू। ये डाकू का क्या मतलब है? इसी से आपके अभी ओपिनियंस निकलेंगे। यानी अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया और उसमें मेरे को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल चुका है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और इसका जो इंपैक्ट है, दैट इंपैक्ट इज परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अगर आपने क्लास 12 की बीएसटी पढ़ी थी, बिजनेस स्टडीज, उसमें उन्होंने बोला था मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह। हर जगह का मतलब होता है कि ये जो मैनेजमेंट है, ये हर एंटिटी में, एंटिटी के हर लेवल पे मैनेजमेंट का यूज होता है। अगर मैं बोलता हूं किसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट परवेसिव है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या मैं बोल सकता हूं इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओवरऑल बैंड बजा रखी है? हाँ सर आप ऐसा बोल सकते हो। यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरी तरीके से खराब कर देता है? हाँ सर आप ऐसा बोल सकते हो। तो मैं यही आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इफ द इंपैक्ट इज परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इट इज नॉट अफेक्टिंग अ सिंगल अकाउंट बैलेंस, इट इज नॉट अफेक्टिंग अ सिंगल ट्रांजैक्शन। एक ये सिंगल बैलेंस शीट आइटम तक सीमित नहीं है, एक सिंगल पीएनएल आइटम तक सीमित नहीं है, कम से कम 2 से 3 पीएनएल आइटम, 2 से 3 बैलेंस शीट आइटम्स को फर्क इंपैक्ट कर रहा है। सर अगर सिंगल आइटम तक सीमित है, अगर मान लो सिंगल आइटम तक सीमित है और वो जो आइटम है उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारी जो बैलेंस शीट है उसका साइज है 1000 करोड़, उस 1000 करोड़ में अगर मैं बात करूं एसेट्स के नाम पे, एसेट्स के नाम पे हमारे पास जो एसेट्स हैं उसमें बड़े सारे एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है एंटिटी ने, और क्या कर रखा है सर, इन्वेंट्री पड़ी है थोड़ी बहुत, डेटर्स हैं, और क्या क्या है, कैश पड़ा है, ये सारे एसेट्स हैं। ठीक है, और हमारी जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो पता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां पे है? अवर मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लेट्स से इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसकी वैल्यू है 800 करोड़ और ये जो सारे एसेट्स हैं इनकी वैल्यू है 200 करोड़। क्या 800 करोड़ मटेरियल तो है, बट डोंट यू थिंक ये परवेसिव भी है? 80% ऑफ द बैलेंस शीट इज मटीरियली मिसस्टेटेड। क्या आपको ये फील आ रही है? जल्दी से बताओ, आर यू गेटिंग दिस फील कि एक सिंगल अकाउंट बैलेंस है माना, बट इट इज इन इटसेल्फ वेरी ह्यूज, इतना ज्यादा है कि वो पूरा इंपैक्ट खराब कर रहा है बैलेंस शीट का। क्या आपको ये फील आ रही है? देखो फील आएगी तभी परवेसिव का मतलब समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। थ्योरेटिकल भाषा में समझना इतना आसान नहीं है जितना फील के साथ समझना है। जल्दी से बताओ, आर यू गेटिंग दिस फील कि 80% हमारी जो बैलेंस शीट है उसकी बैंड बजी हुई है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बैलेंस शीट की ही बैंड बजी हुई है। ठीक है, तो यही बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परवेसिव का मतलब है
ओवरऑल लेवल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्टेड है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ओवरऑल लेवल पे अफेक्टेड है। तो अगर इंपैक्ट परवेसिव है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप ये मान के चलो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही खराब है। अगर पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है और आपको ऑडिट एविडेंस मिल गया है, इससे ज्यादा एडवर्स बात कोई नहीं हो सकती, इससे ज्यादा एडवर्स बात कोई नहीं हो सकती। तो आप इस केस में एडवर्स ओपिनियन देके चलेंगे। बस ये बेसिक बात आपने ध्यान में रखनी। ठीक है सर। अब आता है सर दूसरा सवाल, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस तो नहीं मिला हमको, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस तो नहीं मिला, एंड इसका जो इंपैक्ट है वो भी परवेसिव है, इसका जो इंपैक्ट है वो भी परवेसिव है। अब आप अपने ना दिल पे हाथ रख के बस मुझे एक चैट बॉक्स में जवाब देना, और जो बच्चे गूगल ड्राइव पे देख रहे हैं वो मेरे को जवाब देना, मैं आपकी बात सुन लूंगा। अगर मेरे पास ऑडिट एविडेंस ही नहीं है, एंड जिस एरिया का ऑडिट एविडेंस नहीं है दैट इज परवेसिव, यानी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मेरे पास पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही ऑडिट एविडेंस नहीं है। अगर ऑडिट एविडेंस ही नहीं है तो मैं कंक्लूजन किस पे निकालूंगा? अगर मेरे पास कंक्लूजन ही नहीं है तो मैं ओपिनियन किस पे निकालूंगा? अगर ओपिनियन ही नहीं है तो क्या मुझे ओपिनियन देना चाहिए? क्या बात समझ रहे हो? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, एंड जो इसका इंपैक्ट है दैट इज परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग मुझे ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं। अगर मैं दिल की बात बोलूं, अगर एविडेंस नहीं तो कंक्लूजन किस बात का? अगर कंक्लूजन नहीं तो मेरे दोस्त ओपिनियन किस बात का? क्या इस केस में ओपिनियन देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये बता दो ना बस आप मेरे को इतनी सी बात बताओ। व्हाट डू यू फील शुड हैपन इन दिस केस? सबने बिल्कुल सही कहा, सर हमको इस केस में ओपिनियन ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब एविडेंस नहीं है तो कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूजन नहीं है तो ओपिनियन नहीं है। तो सबने बिल्कुल सही कहा, इस केस में यू विल नॉट गिव योर ओपिनियन। एंड सर नॉट गिव योर ओपिनियन का क्या मतलब है? ऑडिट की भाषा में इसको कहते हैं डिस्क्लेम योर ओपिनियन। ऑडिट की भाषा में इसको कहते हैं डिस्क्लेम योर ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन मत दो, आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दो। डिस्क्लेम का मतलब है आपने ओपिनियन दिया ही नहीं। अब आता है सर लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में देखो एक बात तो पक्की है कि जो इंपैक्ट है वो परवेसिव नहीं है। यहां पे जो इंपैक्ट है ये परवेसिव नहीं है। अब मैं आपको बोलता हूं, एक ही ओपिनियन बच गया, दैट इज द क्यू, एंड क्यू फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। क्यू फॉर क्यूटी नहीं होता, क्यू फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, यानी फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। लिख लो, मैं भी लिखवाऊंगा, चलो रुको। फर्क नहीं पड़ता, लिखना ठीक है जब मैं लिखवाऊंगा। फर्क नहीं पड़ता सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस है या नहीं। इफ द इंपैक्ट इज नॉट परवेसिव एंड देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देन इन दैट केस आप क्वालिफाइड ओपिनियन ही देके चलें, आप क्वालिफाइड ओपिनियन ही देके चलेंगे। यही आपके सारे टाइप्स ऑफ ओपिनियन बनते हैं ऑडिट रिपोर्ट में। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार मैं वापस रिवाइज करा देता हूं, जैसे ही सारी चीजें समझ आ जाए एक बार इसको नोट डाउन कर लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने ओपिनियन? 4 ओपिनियन। अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, यानी ये अच्छी बात, ऐसा ही होना चाहिए, तो आप क्लीन रिपोर्ट देंगे, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे। बट अगर आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो यानी मैनेजमेंट क्या है? सर मैनेजमेंट डाकू है। सर डाकू का क्या मतलब है? या तो डिस्क्लेमर आएगा, या एडवर्स आएगा, या क्वालिफाइड, इन तीनों के अलावा कोई नहीं आने वाला। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इंपैक्ट परवेसिव है और आपको एविडेंस मिल गया है, आपको एविडेंस मिल गया है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? सर इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में आप एडवर्स ओपिनियन देंगे। बड़ी गलत बात है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है। हाँ कोई बात नहीं ना, तुम इधर देखो ना, हिंदी ऑडिट तो अच्छी है ना, तो इधर देखो ना तुम, क्या है हिंदी अच्छी नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको लगता है ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला, इंपैक्ट भी परवेसिव है, तो उस केस में आप क्या करोगे? डिस्क्लेम करोगे। आप बोलोगे मैं ओपिनियन ही नहीं दे रहा। जब एविडेंस नहीं तो ओपिनियन किस बात का? एंड आखिरी में अगर इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है,
तो अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और इंपैक्ट परवेसिव नहीं है तो मेरे दोस्त फर्क नहीं पड़ता ऑडिट एविडेंस मिला है या नहीं, आप इस केस में क्या देंगे, आप इस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन देके चलेंगे। तो फटाफट आप इस डायग्राम को ड्रॉ करो, इससे आपको हमेशा क्लैरिटी मिलती रहेगी कब कौन से लेवल पे आपने क्या ओपिनियन देके चलना है। ठीक है, क्विकली ड्रॉ दिस डायग्राम। किसी को भी छोटा मोटा कोई भी डाउट है अभी पूछ लो, इसके बाद में एक छोटी सी क्विज खेलूंगा आपके साथ, उससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। Come on everyone, please be fast. डिस्क्लेम का मतलब है मैं ओपिनियन ही नहीं दे रहा बाबू, डिस्क्लेम का मतलब है मैं ओपिनियन ही नहीं दे रहा। आओ, रिवाइजिंग अगेन, फोकस ऑन द बोर्ड। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला केस, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूं, ऊपर से भी दिखा दूंगा। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया, ठीक है सर। जब मैंने ऑडिट किया मेरे को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, किस चीज को लेके, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या ये अच्छी बात है? हाँ सर ये अच्छी बात है। तो इस केस में हम क्या करेंगे सर, इस केस में हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। ठीक है सर, सिंपल बात है, आई बात समझ। अब आ जाओ सेकंड केस। सेकंड केस में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फिर से ऑडिट किया। इस बार फिर हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला, बट ऐसा एविडेंस मिला जिससे हमको पता चल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, प्लस ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक अकाउंट बैलेंस, एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में नहीं है, मल्टीपल अकाउंट बैलेंसेस में, मल्टीपल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में, यानी एक सिंगल बैलेंस शीट आइटम में नहीं है, 2 से 3 बैलेंस शीट आइटम में है,
2 से 3 पीएनएल आइटम्स में है, तो अगर इस तरह की मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो इसको हम बोलते हैं इट इज परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। परवेसिव को अगर मैं बोलूं तो ये एक फीलिंग है कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खराब कर रखा है। तो अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है प्लस इट्स इंपैक्ट इज परवेसिव, तो ये तो बड़ी एडवर्स बात, ये तो बड़ी एडवर्स बात है। तो इस केस में आप एडवर्स ओपिनियन देंगे। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर, ये बात समझ आई। अब आ जाओ सर थर्ड केस। फिर से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया, इस बार आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला। सर एक अकाउंट बैलेंस का नहीं मिला या ज्यादा अकाउंट बैलेंस का नहीं मिला? मैंने कहा बहुत सारे अकाउंट बैलेंस का नहीं मिला, हमें कई सारे अकाउंट बैलेंसेस और कई सारे पीएनएल आइटम्स का नहीं मिला। तो अब इस केस में क्योंकि मुझे एविडेंस ही नहीं मिला तो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा ना वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। तो जब एविडेंस ही नहीं है और उसका इंपैक्ट भी परवेसिव है, यानी इट इज अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीएनएल आइटम्स, लॉट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, तो आप एक लॉजिकल बात अपने दिल पे हाथ रख के बोलते क्यों नहीं हो? क्या मुझे इस केस में ओपिनियन देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए? जब ऑडिट ही नहीं हुआ तो ओपिनियन किस बात का? क्या आपके दिल से आवाज नहीं आ रही है? थ्योरेटिकल भाषा को तो छोड़ो, 705 को छोड़ो, ये एक ऐसे है जिसकी बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसको तो छोड़ो, उसको बोलो टाटा बाय बाय। आपका दिल नहीं कह रहा क्या ये कि जब ऑडिट एविडेंस ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो मैं ओपिनियन किस हालत में दूंगा? क्या आपको ये फील नहीं आ रही? आ रही है सर। तो वही तो मैं कह रहा हूं, बस उसको मैंने डिस्क्लेमर का नाम दे दिया। आप कह रहे हो सर डिस्क्लेमर क्या है? मेरी मर्जी में उसको कोई भी नाम दो, ठीक है। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम हार्वी रखा, निखिल रखा, अंकुश रखा, रीमा रखा, मेरे मम्मी पापा ने शुभम रखा। जिनको जो नाम अच्छा लगा उन्होंने रख दिया। अब ऑडिटर वालों ने जिन्होंने बनाना था ये स्टैंडर्ड, उसने इसका नाम डिस्क्लेम रख दिया। तुम कह रहे हो सर डिस्क्लेम 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 क्या है? हमको तो नाम पसंद नहीं आया। तुम्हारे हिसाब से नाम थोड़ी चलेगा। तुम पंडित हो जो तुम्हारा नाम, जो नामकरण में तुम्हारे से पूछेंगे कि क्या नाम रखें। हाई फाई नाम रख दिया, तुम बेचारे परेशान होने लग गए कि सर डिस्क्लेम नाम रख दिया। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जब सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, और ऐसा नहीं है ना कि एक अकाउंट बैलेंस का नहीं है, अगर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन होती, एक पीएनएल आइटम होता, एक बैलेंस शीट आइटम होता, उसका नहीं होता तो हम एक लेवल पे मान जाते कि ठीक है इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, छोड़ दो, ओपिनियन तो देना पड़ेगा। बट यहां पे तो हमारे पास ऑडिट एविडेंस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं है फील्ड में। तो अगर इसमें हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है प्लस द इंपैक्ट इज परवेसिव, देन इन दैट केस आप ओपिनियन ही नहीं दोगे। ओपिनियन ही नहीं दोगे, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसी को हमने डिस्क्लेमर का नाम दे दिया। एंड इसके अलावा जो चौथा केस बच गया वो आपका क्वालिफाइड ओपिनियन। सर क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब ही सिंपल है, कोई छोटा मोटा अकाउंट बैलेंस है, कोई छोटी मोटी पीएनएल का आइटम है जो मटेरियल तो है बट वो अपने में ही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है, और मेरा जो मटीरियलिटी का लेवल है वो 100 करोड़ है, मेरी मटीरियलिटी का लेवल है मान लो 100 करोड़, ठीक है। बैलेंस शीट में कई सारे आइटम्स हैं, कई सारे आइटम है, जैसे मैंने आपको पहले आइटम्स बना के दिखाए थे, कई सारे आइटम है। इसमें से एक आइटम है, बैलेंस शीट का टोटल साइज है 1000 करोड़। इसमें एक आइटम है जिसका नाम है सर क्या? लोन्स, जो इन्होंने आगे गिवन, लोन्स गिवन अहेड, आगे इन्होंने लोन्स दिए हैं, ये एक इनका एसेट है। ये जो लोन इन्होंने दिए हैं ये कितने के दिए हैं सर? ये 105 करोड़ के दिए हैं। अब ये मटेरियल तो है बट क्या ये परवेसिव है क्या? सारे बच्चे मुझे बताओ। 100 करोड़ को तो पार कर गया मटेरियलिटी को, बट क्या ये परवेसिव है? आपको बाकी आइटम्स के सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गए हैं, बाकी आइटम्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या इस केस में आप बोलोगे कि मैं ओपिनियन ही नहीं दे रहा, या फिर कुछ ओपिनियन दोगे? सोच के बताओ अब, व्हाट डू यू फील शुड हैपन इन दिस केस? बताओ बताओ बताओ। नहीं सर परवेसिव नहीं है। अब अगर ये परवेसिव नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो क्या करूं मैं? एडवर्स तो दे नहीं सकता, एडवर्स तो दे नहीं सकता, क्योंकि एडवर्स तो मैं तब देता हूं जब इंपैक्ट परवेसिव होता है। तो क्या करूं? आप इस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे। आप इस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे, तो तभी मैंने आपको ये लाइन लिखवाई, तभी मैंने आपको ये लाइन लिखवाई। सर लाइन का क्या मतलब था? फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता एविडेंस मिला हो या ना मिला हो, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और उसका जो इंपैक्ट है वो परवेसिव नहीं है, तो इस केस में आप क्वालिफाइड ओपिनियन देके चलेंगे। अब मुझे बताओ किसको किस पॉइंट में दिक्कत आ रही?
किसको किस पॉइंट में डाउट है? अगर क्लियर है तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखो डन डना डन डन, फिर हम आगे। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो तो एक बार देख लो, इसको अच्छे से निहार लो पूरे के पूरे टॉपिक को। इन्हीं को मैंने डाकू का नाम दे दिया ताकि तुमको याद रहे कि जब मैनेजमेंट डाकू होता है तभी ये चीजें आती हैं। इन्हीं को डाकू का नाम दे दिया। ऑल गुड, शानदार तरीके से सोच लो भाई। कोई भी एक बच्चा अब इसके बाद आ गया ना, फिर मेरे को लगेगा यार वापस जाना पड़ेगा अपने को। प्लीज अभी देख लो इसको, जितने अच्छे से आप निहार सकते हो उतना निहार लो। ये पूरे के पूरे ऑडिट का आपका बेस बनेगा, पूरे ऑडिट का बेस बनेगा यहां पे। अच्छे से निहारो इसको। डन सर, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब आ जाओ, ये लाइन पढ़ते हैं। सर ये लाइन क्या कहती है? जब भी ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिलेगी, अब ये लाइन आपको समझ आ जाएगी, अब ये लाइन आपको समझ आ जाएगी। जब भी ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिलेगी, सर रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिलेगी यानी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आप सोच समझ के बताना, ठीक है? सोच के बताना। अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है एंड इसका जो इंपैक्ट है वो मटेरियल है, कौन से दो ओपिनियंस पॉसिबल हैं? लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर। देखते हैं कौन बंदा सही आंसर देता है। अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है और जो इंपैक्ट है वो मटेरियल है, कौन से दो ओपिनियंस पॉसिबल है? बताओ बताओ बताओ। डी एंड क्यू, वेरी वेरी गुड। चार ही तो ओपिनियन होते हैं, अनमॉडिफाइड तो नहीं आएगा क्योंकि मटेरियल में स्टेटमेंट है, ठीक है? दूसरा, और क्या बच गया? एडवर्स भी नहीं आएगा। सर एडवर्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एडवर्स तब आता है जब एविडेंस मिल चुका होता है, ठीक है? यहां पे तो एविडेंस ही नहीं है, तो दो ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। यही दो ऑप्शंस पॉसिबल है। अब देखना क्या कहता है ये। कह रहा है ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो या तो क्वालिफाइड आएगा या डिस्क्लेमर आएगा। ये कह रहा है क्वालिफाइड इनसफिशिएंट है। इनडायरेक्टली क्या कह रहा है? इनडायरेक्टली कह रहा है द इंपैक्ट इज परवेसिव। इनडायरेक्टली इसने क्या बोल दिया? दैट द इंपैक्ट इज परवेसिव। अगर इंपैक्ट परवेसिव है तो ये कह रहा है ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन, और या तो ओपिनियन ही नहीं देगा या फिर ही विल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट वेयर विड्रॉल इज लीगली परमिटेड। यानी पहली प्रायोरिटी तो विड्रॉल होगी, पहली प्रायोरिटी तो विड्रॉल होगी कि भाई जब ओपिनियन ही नहीं देना तो रह के भी क्या करना है, निकल लो। और अगर विड्रॉल परमिटेड नहीं है, अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, देन ही विल डिस्क्लेम एन ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट। फिर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लेम करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। तभी मैंने ये लाइन आपको पहले नहीं पढ़ाई। थ्योरेटिकली तो पढ़ लेते हैं, क्या समझ में आता तुमको? अब समझ में आया कि हाँ, क्वालिफाइड सफिशिएंट नहीं है, एविडेंस नहीं मिला है, तो एक ही चीज बची ना, डिस्क्लेमर। उससे भी अच्छा है कि विड्रॉ कर जाओ, और अगर विड्रॉल परमिटेड नहीं है तो फिर आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करके चलेंगे। देन हमारे पास ये कुछ डेफिनेशन दे रखी है जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात करी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? सर ये आपको सिखाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारी इंडेस वाली एंटिटीज होती हैं उसके लिए हमारे पास इंडेस वाला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, उसका शेड्यूल 3 होता है जो सिखाता है कि कैसे आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, किन बातों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है? तो यही बात ये बोल रहा है, एफआरएफ अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी। सर ये टीसीडब्ल्यूजी कौन है? जो मैनेजमेंट के ऊपर बैठते हैं। सर ऊपर कौन बैठता है? एग्जीक्यूटिव कमेटी। अगर मैं आपको बोलूं एक एंटिटी है, ठीक है, एक एंटिटी है, इसमें दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, और इसमें कुछ लोग हैं जो एंटिटी को मैनेज करते हैं, इन्हीं को हम एग्जीक्यूटिव पीपल बोलते हैं। बट इन्हीं एग्जीक्यूटिव पीपल के ऊपर लोग नजर रखते हैं। सर वो कौन नजर रखते हैं? इनके ऊपर नजर रखते हैं कंपनी के चेयरमैन, कंपनी की जो ऑडिट कमेटी होती है, कंपनी का जो सीईओ होते हैं,
CFO वगैरह होते हैं, ये सब लोग इन कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन पे मैनेज नजर रख के चलते हैं। अब जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, अब ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी बनाएंगे, सीईओ थोड़ी बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, सीएफओ थोड़ी बनाएगा, चेयरमैन थोड़ी बनाएगा, ऑडिट कमेटी थोड़ी बनाएगी। ये लोग इन पे नजर रखते हैं जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो ठीक से बना रही है कि नहीं। अल्टीमेटली दीज आर द पीपल हु डिसाइड द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। सर क्या भारी वर्ड बोल दिया ये, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी, यानी एंटिटी क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, एंटिटी की ग्रोथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो इनका काम है इन पे नजर रखना। अब सोच समझ के बताना, अगर ऑडिटर की मैनेजमेंट से कोई कंप्लेंट होगी, अगर ऑडिटर की मैनेजमेंट से कोई कंप्लेंट होगी तो वो किसको शिकायत करेगा? यही बेसिक्स हैं ऑडिटिंग के, यही बेसिक्स हैं। अगर आपका दोस्त गलती करता है तो आप उसके मम्मी पापा के पास जाते हो। इस मैनेजमेंट के मम्मी पापा कौन है जिसको हम मैनेजमेंट की कंप्लेंट करें? उनका नाम है TCWG। उन्हीं को हम बोलते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। यही लोग हैं जो एंटिटी को आगे लेके जाएंगे। सर इतनी इज्जत है कि इनके नाम में जी लगा रखा है, जैसे पार्ले जी, ठीक है, तो वैसे ही TCWG इनके नाम में भी हमने जी लगा रखा है क्योंकि हम इनको ढेर सारी रिस्पेक्ट देते हैं। एंड TCWG का मतलब यही है, दोज हु हैव बीन चार्ज, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है ऑफ गवर्निंग द एंटिटी, कि हमारी एंटिटी ठीक से काम करे। ये ऊपर बैठ के सारा काम देखते हैं कि मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी होगी, दीज आर द पर्संस और द ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जांपल अ कॉर्पोरेट ट्रस्टी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग। ओवरसीइंग का क्या मतलब है सर? आंख कैसे बनती है? हाँ, ओवरसीइंग यानी ऊपर से बैठ के देखते हैं कि एंटिटी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, प्लस they have the obligation relating to the accountability of entity, example the CEO, CFO, managing director, chairman, ये सब लोग होते हैं जो चेक करते हैं कि मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, जो पीपल हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में बस बैठा रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है जो मैनेजमेंट यूज कर रही है इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस इट शुड बी एक्सेप्टेबल। सर एक्सेप्टेबल का क्या मतलब है, आप मुझे खुद बताओ। क्या कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी और जो हमारे एनपीओज होते हैं इनके एफआरएफ सेम होते हैं क्या? एनपीओ जो होता है वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाता है। याद है आपको बचपन के दिन जब आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे, उसके बाद आप इनकी बैलेंस शीट भी कुछ अलग से नाम से बनाते थे। ऐसे नाम से आप कंपनी के थोड़ी बनाओगे। कंपनी के लिए तो शेड्यूल 3 आता है, कंपनी के लिए तो बैलेंस शीट बनती है, पीएनएल बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, ये सब चीजें बनती हैं। तो आपने ये चीज देखनी है कि जो एफआरएफ एंटिटी ने उठाया वो एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द एंटिटी, प्लस ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है, तो आप नॉन प्रॉफिट की तरह नहीं बना सकते। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ और रेगुलेशन। अगर लॉ कहता है आप इंडेस वाली एंटिटी हो तो आपके इंडेस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए। लॉ कहता है आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली एंटिटी हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेंगे। तो जो एफआरएफ है उसमें आपने बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं बस। जो हमारा एफआरएफ है उसमें 2 खूबियां होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड बाय द एंटिटी इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बस समझ लो इस चीज को, कल को आपसे कोई बोले एफआरएफ क्या होता है तो आप उसको बताना इस हालत में होने चाहिए कि बता सको कि भाई ये एक स्ट्रक्चर है जिसको एंटिटी यूज करती है इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस ऐसे ही किसी भी स्ट्रक्चर को नहीं उठा सकती। दैट स्ट्रक्चर शुड बी एक्सेप्टेबल। एंड एक्सेप्टेबिलिटी को चेक करने के लिए आप देखोगे एंटिटी की क्या नेचर है, एंटिटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लस लॉ और रेगुलेशन क्या कहता है। इन 2-3 बातों को बस आपने ध्यान में रख के बताना है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है, ये एंटिटी यूज करती है इन मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द एफआरएफ, दैट इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पूरे नोट्स में आपको हर जगह एफआरएफ 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 दिखेगा। क्या रेलिवेंस है एफआरएफ की? एफआरएफ की रेलिवेंस क्या है आप मुझे बताओ जरा। एफआरएफ की यही रेलिवेंस है कि अगर आपको एफआरएफ की रिक्वायरमेंट्स पता है तो इट विल हेल्प यू इन डिटेक्टिंग। एज एन ऑडिटर हम क्यों पढ़ रहे हैं एफआरएफ की डेफिनेशन? क्योंकि हमको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनने चाहिए।
अगर नहीं बने हैं तो इट विल हेल्प अस इन डिटेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट्स। ये हमको मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा और फिर हम चेक करेंगे कि ये मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल है या नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताओ। रीजन समझ आया? हमने एफआरएफ की डेफिनेशन पढ़ी क्यों? सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, हर चीज के पीछे एक रीजन है। अगर आपको शेड्यूल 3 ही नहीं आता होगा तो आप कैसे बोलोगे मैनेजमेंट ने गलती कर रखी है? तो इसी वजह से आपको एफआरएफ जानना जरूरी है कि आपको पता चले एफआरएफ की क्या रिक्वायरमेंट है और अगर वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही तो क्या मिस स्टेटमेंट है एंटिटी की। यही बात बस समझने के लिए एफआरएफ की डेफिनेशन हमने पढ़ी। ठीक है सर। एफआरएफ में 2 फ्रेमवर्क होते हैं। चलो ये मजेदार बात है, ये सीखते हैं। सारे बच्चे यहां पे फोकस करना। एफआरएफ के 2 तरीके हैं सर। एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। सारे बच्चे 2 मिनट के लिए बस फोकस करना, 2 मिनट के लिए, ठीक है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। मैं आपको बताऊंगा क्वालिटीज ऑफ द फ्रेमवर्क, आपने बस बताना है कौन से फ्रेमवर्क में वो जाएगी। एक फ्रेमवर्क कहता है कि आप बस कंप्लाई करो, यानी जैसा एफआरएफ कहता है, जैसा आपका शेड्यूल 3 कहता है, वैसे ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। ना तो आपने कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देने हैं, ना आपने कोई डिस्क्लोजर्स को माइनस करना है। जैसा आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहे वैसे ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा ना कुछ नीचे। एक तो ये कहता है। दूसरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता है कि आप एफआरएफ को तो फॉलो करो, प्लस इट गिव्स रूम फॉर चेंजेस। कहता है अगर आपको एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने हैं फॉर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू तो आप दे सकते हो। प्लस ये भी कहता है कि इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस, रोज रोज नहीं, अगर आपको लगता है इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस you need to reduce the disclosures, you can also do that, but you need to explain how it is leading to fair presentation. बेसिकली आप एडिशंस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए। तो एक बात बताओ, ये जो पहला वाला है ये कंप्लायंस होगा या फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होगा? कौन सा फ्रेमवर्क होगा ये? सोच के बताना। पहला फ्रेमवर्क किसमें जाएगा? पहला वाला कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, सेकंड वाला फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। वेरी वेरी गुड। तो यही बात मेरे को आपको समझानी थी। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस में बस एक ही फर्क है। कंप्लायंस कहता है कंप्लाई करो, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहता है आप एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी दे सकते हो और एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में, ईआरसी का मतलब है एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में, आप अपने डिस्क्लोजर्स को कम भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे इंडिया की बात करूं, हम इंडिया में फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ही यूज करते हैं। तो आईसीआई क्या करता है? हमारा जो आईसीआई है उसने इशू कर रखा है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आईसीआई ने इशू कर रखा है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें यही बोल रखा है कि अगर आप चाहो तो आप एडिशनल डिस्क्लोजर दो, अगर आप चाहो तो इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस आप डिस्क्लोजर को कम करो टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन। यही बात नोट्स में लिखिए, लिखने की जरूरत नहीं है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मतलब है एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें कंप्लाई तो करना है, प्लस एंड फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए आप डिस्क्लोजर्स दे सकते हो बियॉन्ड, आगे बढ़कर, दो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क। और कह रहे एक्स्ट्रा तो दे ही सकते हो, बट इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस you can also depart from the requirement of the framework, and this departure should only happen in extremely rare circumstances। बच्चा कह रहा है अकाउंट्स में पढ़ा है, वेरी वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे ये जान के कि आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, आपको याद है ये बात। अब आती है सर बात कंप्लायंस फ्रेमवर्क की। कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहता है इधर उधर मत देखो, जितना बोला उतना करो। FRF which requires compliance with the requirements of framework
बट इट डज नॉट कंटेन द एक्नॉलेजमेंट्स इन 1 and 2 अबव। आपको कुछ एडिशनल और सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है वैसा करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है यार? अब इसकी डेफिनेशन भी पढ़ोगे क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? बैलेंस शीट और पीएनएल। देखना कितने प्यार से लिखते हैं। आओ फोकस करो, देखो देखो देखो। बैलेंस शीट का क्या मतलब है सर, और पीएनएल का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये हिस्टोरिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जो बीत गई, पिछले साल जो जो हुआ उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख के लाते हैं। इंक्लूडिंग द नोट्स टू कम्युनिकेट एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस एट अ पॉइंट इन टाइम। किसकी बात कर रहा है सर? बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट ही तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे बनाते हैं, 31 मार्च 2023। एज ऑन डेट हमारे पास क्या एसेट्स हैं और हमारे पास क्या लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज आ रही और ऑब्लिगेशन। तो जो आपके एसेट्स है, जो लाइबिलिटीज है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। और पीएनएल वो क्या दिखाता है? चेंजेस इन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। आपने इंप्लॉय को पेमेंट करी, कैश गया। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू में कमी आई। तो जो भी आपके चेंजेस हुए हैं इन द पीरियड ऑफ टाइम, उसको आप बोल देते हो पीएनएल। तो बैलेंस शीट और पीएनएल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब इसको या तो आप ऐसे बोल दो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड द ऑब्लिगेशंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? बैलेंस शीट। और अगर आप बोलो चेंजेस इन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका क्या मतलब हुआ? पीएनएल। ये बेसिक सी बात आपको पढ़ा रहे हैं, बताओ सीए इंटर लेवल पे। 11वीं से आप अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो और अब ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन सिखा रहे हैं। बड़े आए। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। इज द फर्स्ट पेज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पूरा का पूरा कंफर्ट आ गया? इन डेफिनेशंस को आपने बस रीड करना है, एक दो बार रीड करना है। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। लर्न करने वाली चीज मैंने आपको ऑलरेडी लर्न करवा दी है। ठीक है, क्लियर है ये सारी बातें? जल्दी से बताओ। इन द फर्स्ट पेज डन 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 डन। एक बार पूरा देख लो इसको, फटाफट एक बार देखो और मुझे कंफर्म करो क्या ये बातें क्लियर है। ऑल गुड? आ जाओ बॉस, अब आ जाओ सेकंड पेज पे। तो सेकंड पेज पे हमारे टॉपिक छूट गया था, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड रखनी है, इंडिपेंडेंस ऑफ अपियरेंस। हाँ क्विज होगा, क्विज होगा, क्विज होगा, टेंशन मत लो, अभी क्विज लेते हैं आपकी। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड भी रखनी है, इंडिपेंडेंस ऑफ अपियरेंस भी रखनी है, प्लस एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। सर ये एथिकल रिक्वायरमेंट वही है जो हमने पढ़ी थी कोई प्रोफेशनल में। कोई प्रोफेशनल है जब वो आता है, सर कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब है? यार मैं बोल बोल के थक गया, तुम सुन सुन के थक गए, बट तुम्हारे मुंह पे नहीं आया अभी तक। बोलो जल्दी से। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये आपके 5 स्तंभ हैं जो आपको बनाते हीरो एज अ गुड 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 इंडिपेंडेंट ऑडिटर। Independence enhances the auditor to act with integrity, be objective and maintain an attitude of professional skepticism। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं सर सवाल। आप बताओ बिना सवाल देखे, इधर इधर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहां मेंटेन करना है? ऑडिट को प्लान करते वक्त, ऑडिट को एग्जीक्यूट करते वक्त, या ऑडिट रिपोर्ट इशू करते वक्त, या फिर हर स्टेज पे? 4 ऑप्शन है। क्विज शुरू हो रही है सारे बच्चे। सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड ऑडिटर को मेंटेन करना है, ये कौन से लेवल पे मेंटेन करना है? प्लानिंग स्टेज पे, एग्जीक्यूशन स्टेज पे, या फिर रिपोर्टिंग स्टेज पे? जल्दी से बताओ कौन से स्टेज पे आप ये एटीट्यूड मेंटेन करके चलेंगे? राधिका ने कहा सर 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 सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, हर स्टेज ऑफ ऑडिट पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। एंड यही बात आपकी यहां पे लिखी है, ध्यान से देखो। कह रहे एच इज एन ऑडिट टीम मेंबर। अच्छा बड़ा आया। ही was of the opinion that professional skepticism is required only at the planning stage। इसने ऑडिट की क्लास ही तमीज से नहीं करी, ठीक है। Because situations and circumstances of unusual nature exist at the beginning। अच्छा तुम क्या अंतर्यामी हो कि बिगनिंग पे होंगे? कभी भी हो सकते हैं। It is only required at the planning stage। इस पे एक्सप्लेन करो तो भाई साहब आप बोलोगे नहीं, ये जो सर्कमस्टेंसेज है ये इंटायर प्रोसेस ऑफ ऑडिट में हो सकते हैं, तो सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे नहीं, आपने एवरी स्टेज ऑफ ऑडिटिंग पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है।
प्रोफेशनल जजमेंट वी आर डन, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वी आर डन। सर स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है? स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, आओ एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं। ब्रैकेट में लिख देना रीड, ताकि अगली बार भी जब आप उठाओ तो आप भी इसको सिर्फ रीड की नजरिए से देखो। क्या कह रहा है? Auditor's opinion on the financial statements deal whether the financial statements are prepared in all material respects as per the FRF। वही लाइन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है सर, मेरा अरे सबका सही था, सबका सही था बाबा, सबका सही था। Such an opinion is common to all the audits of financial statements। ठीक है, auditor's opinion does not assure about the future viability of the entity। क्या आप ये बताते हो क्या कि ये एंटिटी हमेशा अच्छे से काम करती रहेगी? नहीं। क्या आप ये बताते हो एंटिटी ने एफिशिएंसी से काम किया, इफेक्टिवनेस से काम किया? नहीं। आप तो बस ये बताते हो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये ठीक से बने हैं कि नहीं। हमने कभी बोला ही नहीं ना कि हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, या हम अनुमान लगाएंगे कि एंटिटी जो है ये हमेशा चलती रहेगी एकदम बढ़िया तरीके से। ऐसी तो बात हमने कभी की ही नहीं। तो ये सारी बातें नहीं बोलोगे कि एंटिटी विल हैव अ फ्यूचर वायबिलिटी। फ्यूचर वायबिलिटी मतलब इट विल बी गोइंग ऑन फॉर एवर। नहीं, आप ये सारी बातें नहीं लिखेंगे। आप बस इतना बोलेंगे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एफआरएफ बने। इसके अलावा एक लाइन ज्यादा नहीं। एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इन सम केसेस however applicable laws and regulation may require the auditor to provide opinions on other specific matters such as effectiveness of internal control। बिल्कुल, इसी को हम आईसीएफआर की रिपोर्टिंग कहते हैं। इसी को हम आईसीएफआर की रिपोर्टिंग कहते हैं। इंटरनल कंट्रोल जो एंटिटी के प्रोसेसेस हैं रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है उन्हीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो उन्होंने प्रोसेसेस लगा रखे हैं, हम उनको चेक करते हैं कि वो प्रोसेसेस ठीक है कि नहीं। और द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सेपरेट मैनेजमेंट रिपोर्ट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैनेजमेंट रिपोर्ट वगैरह वाली बात छोड़ दो, बस आप इतना याद रखो कि अगर लॉ और रेगुलेशन कहेगा तो हमको एडिशनल रिपोर्ट्स भी इशू करनी पड़ सकती है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है? आपकी ऑडिट रिपोर्ट। तो जो रिपोर्ट देनी है वो आपने इस चीज को लेके देनी है। इधर देखो, ज्यादा बातें मत सोचो, इधर देखो, इधर देखो। जो आपने रिपोर्ट देनी है वो इस चीज को लेके देने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एफआरएफ। ये तो बेसिक रिपोर्ट हो गई। अगर जरूरत पड़ी लॉ और रेगुलेशन के कहने पे आपको एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? बस इतनी सी बात यहां लिखी और कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। लास्ट पॉइंट कहता है essays include the requirement and guidance in relation to such matters to the extent they are relevant to forming the opinion on financial statement. Auditor would be required to undertake further work if the auditor had additional responsibility to provide the opinion। तो कह रहा है जैसा essays कहेंगे वैसा का वैसा हम करके चलेंगे। इतनी सी बात ध्यान में। अब हमारे पास एक ही टॉपिक बच गया, दैट इज द प्रीमाइस, जो आज का लास्ट टॉपिक मैं करा लूँ आपको। इसके बाद हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे, फिर हम पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे एंड मोटा माटी हमारा ऐसे 200 कंप्लीट हो जाएगा। Before we start with the premise topic, I would request everyone to close their eyes। अपनी आंखें बंद कर लो। मैं आपको कोई सरप्राइज नहीं देने वाला, ठीक है? जस्ट क्लोज योर आईज। आईज क्लोज करने से पहले एक बार चैट बॉक्स में लिख देना आईज क्लोज, सो दैट आई गेट टू नो। कम ऑन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे करो भाई, ठीक है? सबको करना है ये चीज। दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी राइट नाउ। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स डाल दिए ना दिमाग में, अब तुमको दिमाग को थोड़ा सा खाली भी तो करना है और कॉन्सेप्ट्स डालने के लिए। यस सर, जस्ट कीप देम क्लोज्ड। बंद रखो आंखों को। नाउ सिंपली ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। आप अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे। Keep your eyes closed, smile on your face, back straight, and just observe your breathing. Keep breathing, keep breathing, keep breathing. Simply observe the sounds that are
reaching your ears. It can be the sound of the fan, sound of the AC, any type of sound that you are listening right now. Just observe that sound. Keep breathing, keep breathing, keep breathing. Don't forget to smile. Now we will take 3 deep breaths. Okay? On my count, breathe in, 2, 3, hold, hold, hold. Now slowly, 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 slowly breathe out. Again, take a deep breath in, 2, 3, hold, hold, hold. Now slowly, 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 slowly breathe out. One more time with a smile on your face. Take a deep breath in, 2, 3, hold, hold, hold. Now slowly, 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 slowly breathe out. Keep breathing, keep breathing, keep breathing. With every breath in, your whole body and the mind expands. And with every breath out, your mind and body relax. Just observe your breath. Bring back your attention to the place where you are sitting right now, the chair, the sofa, anywhere you are sitting. Just bring back your attention to that place. Become aware about your surroundings, the walls around you, the ceiling above you, the floor below you. Just come back in the moment. Now take one deep breath and slowly, 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 slowly breathe out. Now start rubbing your hands. अच्छे से रब कर लो इनको एकदम शानदार तरीके से, एकदम अच्छे से. ठीक है, 100%. गिव योर 100%. Now gently place your hands on your eyes. Yeah, just relax them. Massage your cheeks, massage your forehead, massage the area between your eyes and your ears. And whenever you feel free, whenever you feel comfortable with a smile on your face, you can gently open your eyes. Just relax. पानी के 1-2 घूंट पी लो and then we'll begin with the next topic.
आ जाओ जी, आ जाओ सारे बच्चे आ। यस, बच्चा कह रहा है मेरी मम्मी बोल रही है तुम आंखें बंद करके क्यों बैठे हो, तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही क्या? मम्मी को बोलो मम्मी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, ठीक है, एकदम नेक्स्ट लेवल हम आगे बढ़ने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता हमको, ठीक है, ऐसे बोल दो। बोलो रिलैक्स कर रहे हैं यार, रिलैक्स भी करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ते ही रहेंगे क्या पूरे टाइम? राइट, ऑल गुड, एवरीवन बैक। जल्दी से पानी के एक दो घूंट पी लो तो तुमको ना क्या होगा, एकदम फ्रेशनेस आ जाएगी, जितनी भी तुम्हारी टेंशन है वो सारी उतर जाएगी और तुम इस टॉपिक को एकदम शानदार तरीके से पढ़ने वाले हो, क्योंकि ये टॉपिक तुमको आगे भी काम आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट, जोरदार रिलैक्सिंग थेरापॉटिक, पता नहीं क्या नेक्स्ट लेवल वर्ड्स वर्ड्स लेके आते हो तुम, आ जाओ। अब सर हम टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द प्रीमाइस। प्रीमाइस का क्या मतलब है सर? प्रीमाइस का मतलब होता है किस नींव पे, किस बेसिस पे हम ऑडिट करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे करते हैं ना। जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे नहीं हम ऑडिट करेंगे किसका? ठीक है, जब तक पिक्चर बनेगी नहीं हम देखेंगे क्या? तो ऐसे ही है, जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे नहीं तो हम ऑडिट किसका करेंगे? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी? मैनेजमेंट को। हमने मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ए मैनेजमेंट एकदम प्यारे प्यारे राज दुलारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले आओ जिसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। तो हम गए मैनेजमेंट के पास, हम गए तुम गए मैनेजमेंट के पास। हमने मैनेजमेंट को बोला कि हमको चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? विच आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मैनेजमेंट पड़ गया दुविधा में कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये मैं फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे बनाऊं? मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना दूंगा बट कहीं ना कहीं इसमें इनहेरेंट रिस्क तो रहेगी ही रहेगी। तो अब मैनेजमेंट को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो उसके ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ गई। सर ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई? टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टू रिड्यूस द इनहेरेंट रिस्क, मैनेजमेंट को लगाने पड़ेंगे इंटरनल कंट्रोल्स। क्या ये बात आपको चमकी या नहीं चमकी? इंटरनल कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। सो दे नीड टू डिम द इंटरनल कंट्रोल्स। सर डिम का क्या मतलब है? डिजाइन। सबसे पहले तो डिजाइन करेंगे ना प्रोसेसेस, क्या क्या प्रोसेसेस होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। और सिर्फ डिजाइन करना तो काफी नहीं है, इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। राइट सर, एंड देन एक बार डिजाइन कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, आपको बस अब उसको मेंटेन करके चलना। All you need to do is just maintain that internal control. These are the three things that you need to do. So design, implementation and maintenance of internal control to make sure that the financial statements are free from material misstatement. क्या ये दो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है? हाँ सर। तो इन्होंने कहा प्रीमाइस भी यही है, प्रीमाइस भी यही है कि मैनेजमेंट ठीक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। These financial statements should be free from material misstatement, यानी they should be as per the FRF, जो हमारा एप्लीकेबल FRF है, जो हमारा एप्लीकेबल FRF है वैसे बने। कैसे बनेंगे एज पर एप्लीकेबल FRF? कैसे बनेंगे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट? जब मैनेजमेंट डिम करेगा इंटरनल कंट्रोल। बोलो मेरे साथ, कैसे बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट? व्हेन द मैनेजमेंट विल डिम द इंटरनल कंट्रोल। सर डिम का क्या मतलब है? डिजाइन करेगा, पूरा प्रोसेस को डिजाइन कर लिया, फिर उसको इंप्लीमेंट किया, अब बस उसको मेंटेन करके चलना है। डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन द इंटरनल कंट्रोल। जब इसका ये काम पूरा हो गया अब ऑडिटर आएगा, और ऑडिटर को बस क्या चाहिए? सर शक्ति कपूर। क्या बात कर रहे हो सर? ऑडिटर को बस चाहिए शक्ति कपूर। सर शक्ति कपूर का मतलब है आहू। सर आहू का क्या मतलब है? ऑल इंफॉर्मेशन विच ही कंसिडर्स इट इज नेसेसरी for the purpose of audit। दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर उसको लगता है उसने पहली बार जो इंफॉर्मेशन मांगी वो काफी नहीं थी तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है। प्लस अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल दोज विद इन द एंटिटी फ्रॉम whom auditors consider, from whom the auditor considers it is necessary to obtain the audit evidence।
यानी सिर्फ मैनेजमेंट में नहीं, ये अगर चाहे तो किसी इंप्लॉय को पकड़ के भी उससे साथ इंक्वायरी कर सकता है। अगर ये चाहे तो किसी बी पर्सन को विद इन द एंटिटी अप्रोच कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग ऑडिट एविडेंस। तो ऑल इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन कम पड़ गई तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, और अगर ये चाहे तो एंटिटी में कहीं पे भी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ले सकता है, कोई इसको रोकेगा नहीं। बट यस, विद द मैनेजमेंट परमिशन इसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगी। यही तीन चीजें हैं जिनको आप बोलते हो क्या सर, प्रीमाइस। प्रीमाइस यानी अगर ये तीन चीजें प्रेजेंट हैं तो ही ऑडिटर ऑडिट इंगेजमेंट लेटर पे साइन करेगा। यानी मैनेजमेंट को मानना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री होंगे फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे? इसके लिए मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगाए। एंड तीसरी चीज, जब ऑडिटर आया तो उसको मिलेगा शक्ति कपूर। सर शक्ति कपूर का मतलब है आउ। सर आउ का मतलब है ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? जल्दी से बताओ। अगर क्लियर है तो फटाफट नोट्स में देखो, सर लिखा हुआ है ये बात। फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। अब ये सारे वर्ड्स के साथ आप रूबरू हो चुके हो, इनमें से कोई भी टेक्निकलिटी नहीं बची। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हो? एफआरएफ के हिसाब से हो, विच इंक्लूड्स डिम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो कह रहा है सबसे पहले तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एफआरएफ के हिसाब से बनाए। यानी अब इसको इंटरनल कंट्रोल लगाने पड़ेंगे विच आर रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, उनके इंटरनल कंट्रोल लग गए, अब ऑडिटर आएगा और ऑडिटर को इनको देना है सर क्या? शक्ति कपूर। सर शक्ति कपूर का क्या मतलब है? शक्ति कपूर का मतलब है ऑल इंफॉर्मेशन, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट द ऑडिटर कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, एंड लास्ट पॉइंट इज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी फ्रॉम whom the auditor determines it is necessary to obtain the audit evidence। एक, दो, तीन, तीनों के तीनों पॉइंट 1-2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से अभी के अभी इनको याद करके मेरे को कंफर्म करो। इसके आगे की बातें बड़ी मजाकिया हैं, छोटी मोटी बातें, उनमें कुछ खास नहीं है। बस आपने ये तीन बातें अभी के अभी याद करके मेरे को कंफर्म करनी है। टेक 1 और 2 मिनट्स, जैसी 5 बच्चों का डंडना डंडन, हम आगे बढ़ जाए। आ जाओ जी, जल्दी से कर लो, कुछ मसाला नहीं है इसमें, फटाफट इसको निपटाओ और मुझे बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शानदार दोस्तों, शानदार, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सर, लास्ट पार्ट क्या कहता है? एज अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीपीएफएस का मतलब ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है? इसको मैं बार बार नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने पीपीएफएस लिख रखा है, दैट इज द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनको क्या करना पड़ेगा? पहले तो एफआरएफ चुनना पड़ेगा। मैंने तुमको चुन लिया, ठीक है? तो एफआरएफ चुनना पड़ेगा एंड फिर उस एफआरएफ के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करनी पड़ेगी। जो भी एफआरएफ है उसके बारे में बताना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि ये हमारा एफआरएफ। तो ये बेसिक पॉइंट है, इनको आप बस रीड करके चलेंगे, इसमें और भी कुछ मसाला नहीं है, ठीक है सर? द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्स द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज द जजमेंट इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टीमेट। जैसे हमको तो पता ही नहीं था, ये जो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स है इनके अंदर पर एक क्वालिटी होनी चाहिए, ये रीजनेबल होने चाहिए। यानी अगर मैं कोई प्रोविजन बना रहा हूं, अगर मैं कोई प्रोविजन बना रहा हूं, मैं कोई एस्टीमेट बना रहा हूं, दैट अमाउंट शुड बी रीजनेबल इन द लाइट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सपोज मेरा कोई कोर्ट का केस चल रहा है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते प्यारा। सपोज मेरा कोई कोर्ट का केस चल रहा है और उस कोर्ट के केस में जो लीगल मेरी पार्टी है, जो लीगल मेरा बंदा है, एडवोकेट है, उसका यह मानना है कि जो पेनल्टी है, दैट पेनल्टी विल बी लेट से 5 करोड़ रुपीस। पर जो मैंने प्रोविजन बनाया है
दैट प्रोविजन इज ओनली 50,000 रुपीज। क्या ये रीजनेबल है? 5 करोड़ की पेनल्टी पे 50,000 का क्या भाई, क्या क्या बनाया, क्यों ही बनाया है? तो दिस इज कंसिडर्ड अनरीजनेबल। तो जो भी आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट है दैट शुड बी रीजनेबल। सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है दैट शुड बी एप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टेंसेस। यानी अगर आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाए हैं, गोइंग कंसर्न शुड बी एप्रोप्रिएट। सर गोइंग कंसर्न शुड बी एप्रोप्रिएट यानी जो एंटिटी है इट शुड बी एबल टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर। सर फोर्सिबल फ्यूचर यानी एंटिटी चलती जाएगी चलती जाएगी, देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंटिटी एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी भी एप्रोप्रिएट रखनी है, अकाउंटिंग एस्टिमेट रीजनेबल रखने, बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। एंड लास्ट में इन्होंने क्या कहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड मीट द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। अगर हम जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, यही हमारे कोर्स में है, यही हमारे कोर्स में हम जनरल पर्पस की बात करते हैं, हम स्पेशल पर्पस की बात भी नहीं कर रहे। स्पेशल पर्पस बनाए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो उसकी हम कभी बात भी नहीं करेंगे। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फॉर द स्पेसिफिक यूजर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको हम क्रिएट करते हैं फॉर अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, जो हर कोई यूज करता है, जो कंपनीज जनरली बनाती भी है। बस इतनी सी बात आपने समझनी है। इनहेरेंट लिमिटेशंस वाला टॉपिक हम कर चुके हैं। और इसमें क्या रह जाता है, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसमें अगर मैं आपको इसका सार बताऊं ना, मैं आपको इसकी अगर समरी बताऊं, ठीक है, इसकी समरी बस यही कहती है जो यहां पे लिखा है कि आपने अपना ऑडिट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया। अगर आपने पूरा ऑडिट का जो प्रोसेस है, अगर आपने जो अपना पूरा का पूरा ऑडिट का प्रोसेस है वो आपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया है, यानी आपके जो ऑडिट प्रोसीजर है वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से है, जो एविडेंस है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है, और उस एविडेंस के बेसिस पे जो आपने कंक्लूजन निकाला है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में वो भी आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से है। अगर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट किया है, यानी ऑडिट प्रोसीजर्स, लिख लो इसको, ऑडिट प्रोसीजर्स, उन ऑडिट प्रोसीजर से जो आपने एविडेंस इकट्ठा किया और उसके बेसिस पे जो आपने रिपोर्टिंग करी, अगर ये तीनों चीजें स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से, इसका मतलब आपका ऑडिट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से। इसके ऊपर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं 5 मिनट लगेंगे, आ जाओ रीड कर लेते हैं। कंप्लाई विद द एसेज विच आर रेलिवेंट टू द ऑडिट, यार जो जो ऐसे आपके लिए रेलिवेंट है उससे कंप्लाई करो। एंड ऐसे रेलिवेंट कब है, जब जो ऐसे वो इफेक्ट में है, यानी आईसीआई ने उस ऐसे को इशू कर रखा है, प्लस सर्कमस्टेंसेज एड्रेस्ड बाय द ऐसे एग्जिस्ट। जैसे कि अगर मैं 505 की बात करूं, ऐसे 505 सर किसकी बात करता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की। एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहता है अगर आपके पास कोई डेटर है तो आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो, क्रेडिटर है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो, बैंक बैलेंस है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो, यानी जो भी ऐसे बैलेंसेस है जिसको आप किसी से कंफर्म कर सकते हो थर्ड पार्टी से, वहां पे आप ऐसे 505 अप्लाई कर लो। बस रीडिंग वाले पॉइंट्स इनको बस रीड करेंगे, कुछ मसाला नहीं है ज्यादा। Auditor shall have an understanding of the entire text of the essay including the application। पूरे ऐसे को आपको समझ के चलना है। ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे 2 भागों में बटा होता है। जो भी ऐसे होता है उसका पहले तो पार्ट लिखा होता है जो मेन ऐसे होता है, उन ऐसे को एक्सप्लेन करने के लिए ये एप्लीकेशन मटेरियल डालते हैं ऐसे के बाद। वो एप्लीकेशन मटेरियल को आपने इग्नोर नहीं करना, उसको भी रीड करके चलना है, बस ये बात बोली है। ऑडिटर शैल नॉट प्रेजेंट द कंप्लायंस विद ऐसे अनलेस उसने सारी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई किया। जब तक आप सारी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई नहीं करते हम नहीं मानेंगे आप ऐसे के साथ कंप्लाई करते। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इज कॉलिंग, बस होने वाला है, 2 मिनट प्लीज प्लीज 2 मिनट। ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द ऐसे, आपने अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैंने आपको 200 में बताया। पहले तो रीजनेबल एश्योरेंस कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर, एंड फिर आप अपना ओपिनियन दोगे प्लस आप इसमें रिपोर्ट इशू करोगे। इस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको इंडिविजुअल एसेज के रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके चलना पड़ेगा। जो भी एसेज है रेलिवेंट उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, हैविंग रिगार्ड टू द इंटररिलेशनशिप अमंग एसेज, डिटरमाइन if any audit procedure in addition to that required by essays is necessary, plus evaluate कर लेना कि sufficient and appropriate evidence मिल गया। अगर sufficient and appropriate evidence मिल गया यानी आपको reasonable assurance मिल गई है।
दैट्स ऑल अबाउट इट। लास्ट के 2 पॉइंट्स, बस लास्ट के 2 पॉइंट्स। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखो। ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ईच रिक्वायरमेंट ऑफ द एसे अनलेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ऑडिट एसे इज नॉट रेलिवेंट। जैसे एक ऐसे 610 है विच इज रिगार्डिंग द यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अगर आप इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करते हो अपने ऑडिट में तो ऐसे 610 एप्लीकेबल होता है, बट अगर एंटिटी के पास इंटरनल ऑडिट ही नहीं है तो फिर ऐसे 610 की कोई काम ही नहीं है। ठीक है सर। देयर इज अ कंडीशनल रिक्वायरमेंट एंड द कंडीशन डजंट एग्जिस्ट। सर कंडीशनल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? अगेन आप इस तरह से इसको ले सकते हो कि वो जो ऐसे है, सपोज हम किसी ऐसे को उठा लेते हैं, कंडीशनल रिक्वायरमेंट वाला कौन सा ऐसे उठाएं हम आपके लिए? कंडीशनल रिक्वायरमेंट, कंडीशनल रिक्वायरमेंट, कंडीशनल रिक्वायरमेंट, कंडीशनल रिक्वायरमेंट, यस। कंडीशनल रिक्वायरमेंट का मतलब है सपोज ऐसे 550। सर ऐसे 550 का मतलब है रिलेटेड पार्टीज। बड़ा इजी पॉइंट है। कह रहा है अगर आपको रिलेटेड पार्टी का हमको क्या चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मुझे चैट बॉक्स पे बताओ। मुझे तुम भागने वाले हो, ठीक है? बैग वैग पैक करके सारे बच्चे रेडी हो गए हैं, जल्दी से बताओ मुझे रिलेटेड पार्टी के बारे में क्या चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज द वन थिंग दैट आई रिक्वायर्ड? इज इट द अमाउंट, इज इट द क्लासिफिकेशन, इज इट द प्रेजेंटेशन और इज इट द डिस्क्लोजर? व्हाट डू आई नीड फॉर द रिलेटेड पार्टी? बताना। बस 2 मिनट और, जल्दी से बताओ हमको रिलेटेड पार्टी का क्या चाहिए? डिस्क्लोजर। वेरी वेरी गुड, हमको चाहिए डिस्क्लोजर। तो हम चाहते हैं कि कंप्लीट डिस्क्लोजर हो। ये जो डिस्क्लोजर है ये कंप्लीट हो, कोई भी रिलेटेड पार्टी छूटे ना। अब सोचो आपने ऑडिट किया और ऑडिट करते वक्त आपको एक अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी मिल गई। आपको एक ऐसी रिलेटेड पार्टी मिल गई जिसके बारे में मैनेजमेंट ने आपको बताया ही नहीं। तो इस केस में ऐसे 550 कहता है कि आप मैनेजमेंट का गला पकड़ लो और मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो कि इस रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी ट्रांजैक्शन है मैनेजमेंट निकाल के लाए। उन ट्रांजैक्शंस पे अब आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करो कि वो ट्रांजैक्शंस ठीक से अकाउंट फॉर हुई हैं, उनको ठीक से डिस्क्लोज किया है। प्लस मैनेजमेंट से पूछो कि मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट की जो प्रोसेसेस है वो इस रिलेटेड पार्टी को क्यों नहीं पकड़ पाए। पर ये जो सारी रिक्वायरमेंट है ये कब है? जब आपको एक अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी मिलती है। अगर अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी मिली ही नहीं तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स ही नहीं। तो यही पॉइंट ये कह रहा है कि कंडीशनल रिक्वायरमेंट है। अगर ये कंडीशन ही नहीं है तो मुझे ये ऑडिट प्रोसीजर्स भी करने की जरूरत नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ हाँ या ना, बिकॉज बहुत बेसिक बात है ये। रीड करके ऐसा लगता है यार कहना क्या चाहता है ये बंदा। अब जब मैंने आपको बताया इज दिस पॉइंट क्लियर, फटाफट बताओ हाँ या ना। प्लीज 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 लेट मी नो, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बस इसके बाद एक पॉइंट और है, उसमें भी एग्जांपल दूंगा, काम खत्म, फिर टाटा बाय बाय सब। जल्दी बताओ। कम ऑन। यस सर। लास्ट पॉइंट आ जाता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। कह रहे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में ऑडिटर कैन डिपार्ट फ्रॉम द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट इन ऐसे, बट याद रखना ऑडिटर को ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स तो करने ही पड़ेंगे। बस ये वाला पॉइंट उठा रहे हैं फिर उसके बाद डन। सर ये वाला पॉइंट आपको सिंपल सी बात ये कहेगा कि एक ऐसे होता है जिसका नाम है 501। अभी इन सबको ना याद मत करने बैठ जाना, इन सब ऐसे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी, सब याद करवा दूंगा मैं आपको। अभी बस समझने के लिए समझो। इसमें हम टेस्ट करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की क्या करते हैं सर? इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। बट फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त हमको क्या पता चला कि कोरोना आ गया। सर कोरोना की वजह से क्या हुआ? लॉकडाउन लग गया। अब जब लॉकडाउन लग गया तो फिजिकल वेरिफिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में तो फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? इस केस में ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे। अब आप इस केस में ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करोगे, AAP, दैट इज ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। अब आपको क्या चेक करना है कि मैनेजमेंट के पास इन्वेंट्री है कि नहीं। तो इन्वेंट्री चेक करने के लिए आप क्या चेक करोगे? प्रायर परचेजेस, कि भाई खरीदी होगी ना तो इसके इनवॉइसेस चेक कर लो। और 31 मार्च को अगर आप इसका बैलेंस चेक करना चाहते हो तो 31 मार्च से पहले खरीदी तो प्रायर परचेजेस। और सेल्स क्या देखेंगे? प्रायर या सब्सीक्वेंट? सोच के बताना। सेल्स के आगे क्या लिखूं, प्रायर या सब्सीक्वेंट? बताओ 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 बताओ। लास्ट पॉइंट है ना, जल्दी से बताओ ना। ये ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर का गेम हो जाएगा, जल्दी से बोलो। अगर मेरे को इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2023 चेक करनी है तो मैंने प्रायर परचेजेस तो देख ली कि हाँ पहले खरीदी,
बेचने के केस में क्या चेक करूं, पहले बिक गई या बाद में बिकी? बताओ 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 बताओ, बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों। सबने बिल्कुल सही कहा सर। सर सर सब्सिक्वेंट सेल्स देखेंगे तभी हमको एज ऑन 31 मार्च 2023 कितनी इन्वेंट्री है हमको पता चल जाएगी। क्या ये बड़ी सिंपल बात है? हाँ, ये बड़ी सिंपल बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। आज के लिए इतना ही है। अगर मैं आपको बोलूं हमने आज क्या क्या टॉपिक पढ़े, यही टॉपिक आपने आज घर पे रिवाइज करने हैं। यही टॉपिक का क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय यही टॉपिक? पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 6 और जो कल हमने इंडिपेंडेंस की बातें पढ़ी वो सब आप रिवाइज करना। कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है सर? इट इज एन एटीट्यूड जिसमें 3 खूबियां हैं। जो बच्चा भी जाना चाहता है ना वो जा सकता है। बाद में रिवीजन जरूर देख लेना जो आखिरी के 10 मिनट है, ठीक है? फिर से सुनना मेरी बात। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में क्या पढ़ा? इधर देखो इधर देखो इधर देखो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड जिसमें आंटी जो थी, उन आंटी को क्या था सर? उन आंटी के साथ थे वो अलर्ट थी, उनका क्वेश्चन आया माइंड में, प्लस उन्होंने क्रिटिकल असेसमेंट किया ऑफ द ऑडिट एविडेंस। जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म था इसमें आपने क्या करना है सर? आपने अलर्ट रहना है। कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस विच ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब फ्रॉड है। अब आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करके चलने पड़ेंगे। इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, दैट इज द रिस्क ऑफ उई। सर उई का क्या मतलब है? ओवरलुकिंग, over generalizing and inappropriate assumptions while designing the nature, timing and extent of audit procedure। फिर हम गए प्रोफेशनल जजमेंट में। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब है एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई करते हो अपनी नॉलेज को, अपनी ट्रेनिंग को और अपने एक्सपीरियंस को इन द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ऑडिट, उसको हम प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। ये सारे लेवल पे यूज होता है, मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। दूसरा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तीसरा, ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस इवैल्यूएट करते वक्त। चौथा, कंक्लूजन। एंड पांचवा पॉइंट क्या था सर? पांचवा पॉइंट है मैनेजमेंट की जजमेंट। मैनेजमेंट की जजमेंट के लिए भी आपकी प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी। फिर हम कहां गए सर? उसके बाद अभी हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किए उनमें हमने बेसिक बेसिक बातें करी और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था प्रीमाइस। प्रीमाइस यानी किस बुनियाद पे हमारा ऑडिट होगा। तो मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगी तभी हम ऑडिट कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, कैसे? एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरी, मैनेजमेंट को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने चाहिए। इसके लिए इसने क्या किया? डिम ऑफ आईसी। सर डिम ऑफ आईसी यानी डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड लास्ट पॉइंट ये था टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद शक्ति कपूर, दैट इज ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। दैट्स ऑल दैट वी लर्न टुडे। इन्हीं चीजों को बस आपने याद रख के चलना है। एंड जो पूरी की पूरी हमने डिस्कशन करी, जस्ट रीड दैट, उसको बस अच्छे से रीड कर लो। समझ आपको सारी बातें आ गई है। एंड जिन बातों को आपने अच्छे से समझ लिया वो आप कभी भूलोगे भी नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी। आपके बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग हमने शानदार तरीके से सारे रेडी कर लिए। बच्चा कह रहा था सर क्विज खिलाओ। चलो, जो जो बच्चा क्विज खेलना चाहता है, छोटी छोटी क्विज खेल रहे हैं। छोटी सी क्विज है, 4 सवाल 4 जवाब, जल्दी से बताओ। पहला सवाल, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल चुका है, प्लस मटीरियल मिसस्टेटमेंट भी है, प्लस इंपैक्ट जो है वो परवेसिव नहीं है। कौन सा ओपिनियन दोगे? पहले का 1 2 3 करके सारे जवाब बताना, ठीक है? 2, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, प्लस हमको लगता है वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, प्लस हमको लगता है इसका इंपैक्ट भी परवेसिव नहीं है। बताओ क्या आएगा? थर्ड, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमको लगता है, फिर हमको लगता है कि इसका इंपैक्ट भी परवेसिव है, तो क्या आएगा? एंड लास्ट पॉइंट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इंपैक्ट इसका परवेसिव है। जल्दी से बताओ क्या ओपिनियंस आएंगे। सबसे पहला आंसर है क्वालिफाइड ओपिनियन। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सेकंड का आंसर क्या है? भाई साहब पहले का आपने अनमॉडिफाइड कैसे दे दिया? ओ भाई, ओ इधर, ओ गुरु, क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? अनमॉडिफाइड कैसे दे दिया पहले का? भाई मेरे भाई अलादीन, यहां पे आपका इंपैक्ट परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड आएगा ना, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, कैसे अनमॉडिफाइड दे रहे हो? सेकंड का आंसर मैं बताता हूं किस किस ने सही दिया है। सेकंड का आंसर अतुल ने ठीक दिया, और आदित्य ने बिल्कुल सही दिया। सेकंड का आंसर बताना जरा, मेरे को लग रहा है सेकंड में बच्चों ने करी है गड़बड़। जिसने गड़बड़ करी है वो सबका गला पकड़ूंगा। रीमा कह रही है अनमॉडिफाइड। रीमा कैसे कैसे रीमा जी अनमॉडिफाइड कैसे दे दोगे जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है?
कैसे कैसे कैसे? अच्छा भाई साहब, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो एडवर्ड्स तो आ ही नहीं सकता। बोलो 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 रे बोलो प्यारे बच्चों। सेकंड का कह रहे डिस्क्लेम कर दो। वेरी वेरी गुड। सेकंड का डिस्क्लेम कर दो। कौन कौन बच्चा कह रहे सेकंड का डिस्क्लेम कर दो? सारे सामने हो। कौन कौन बच्चा कह रहे सेकंड का डिस्क्लेम होना चाहिए? जल्दी से आओ। सारे आ यहां पे आओ सारे के सारे। किस किस को लगता है सेकंड का डिस्क्लेमर होना चाहिए? एक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तुमको एविडेंस नहीं मिला, तुम ओपिनियन देने से मना कर दो। तुमको सिर्फ एक छोटे सा लोन था, माना लोन मटेरियल था, बट परवेसिव तो नहीं है। परवेसिव तो नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे? मैं ओपिनियन ही नहीं दूंगा। बोलो बोलो। भाई साहब, आप ओपिनियन कैसे नहीं दोगे? आपको ओपिनियन देना पड़ेगा। इस केस में आप क्वालिफाइड ओपिनियन देके चलेंगे। इस केस में आप क्वालिफाइड ओपिनियन देके चलेंगे। जब ऑडिट एविडेंस नहीं, ऑप्शन ही दो बचते हैं, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का मतलब है मैं ओपिनियन ही नहीं दूंगा। सर मेरा मैसेज दिख रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारा मैसेज दिख रहा है। तो तुम इस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन ही तो दोगे मेरे दोस्त। और क्या ऑप्शन है? थर्ड केस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इंपैक्ट इज परवेसिव, यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एविडेंस ही नहीं मिला एक तरह से। तो इस केस में आप बोलोगे मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, देन यू विल डिस्क्लेम योर ओपिनियन। एंड लास्ट पॉइंट का सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। जयेश भाई, मेघा, सबने एकदम सही जवाब दिया, एडवर्स ओपिनियन। अब बताओ, किसी बच्चे को चारों में से किसी भी चीज में डाउट है तो अब मैं आपका डाउट लेने के लिए बैठा हूं। क्लास इज ऑफिशियली ओवर। कोई भी डाउट है तो आप फटाफट मेरे से पूछ सकते हो। जल्दी से बताओ। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड आर्यन, बहुत बढ़िया। सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, क्या बताओ, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से ओपिनियन? फर्स्ट वाले में आपके हिसाब से क्या ओपिनियन आना चाहिए? आदित्य आप मेरे को बताओ। मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा, आप बताओ ना आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था? जो बच्चे को फर्स्ट में डाउट है, आप बताओ आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस है हमारे पास, और हमको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो हम क्या अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दें? बोल देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बने, नहीं बने हैं ना, तो कुछ तो ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ 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 बताओ। गॉट इट? क्यों क्वालिफाइड आया? एडवर्स तब आता है जब इंपैक्ट परवेसिव होता है, तभी मैं बोलता हूं बड़ी खराब चीज है, एडवर्स चीज है। बट क्वालिफाइड इज इंपैक्ट इज नॉट परवेसिव। हाँ सर, परवेसिव का मीनिंग एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। परवेसिव का मतलब है, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैंड बजी पड़ी। जस्ट फॉर योर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ना आपको मैंने टेक्निकल वर्ड यूज करे, मैंने आपको बोला मोर देन वन अकाउंट बैलेंस, मोर देन वन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, एक से ज्यादा बैलेंस शीट का आइटम, एक से ज्यादा पीएनएल का आइटम, तो इंपैक्ट परवेसिव होता है, ठीक है? या फिर एक आइटम है, उसकी कह सकते हो कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया था 80% वाला, याद है? तब आप सबने बोला था कि हाँ 80% है तो इंपैक्ट परवेसिव है। जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा आइटम हो, सिंगल आइटम भी परवेसिव इंपैक्ट डाल सकता है। परवेसिव का मतलब है पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये चीज अफेक्ट कर रही है एक तरह से। तो अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये चीज अफेक्ट कर रही है, तो दो ही ओपिनियन है, या तो एडवर्स या आप ओपिनियन ही नहीं दोगे। अगर एविडेंस मिल गया तो एडवर्स ओपिनियन दो कि बोलो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है, और अगर एविडेंस ही नहीं तो ओपिनियन ही नहीं। अगर एविडेंस नहीं तो ओपिनियन ही नहीं, तो फिर आप डिस्क्लेम करके चलेंगे। सर टू गिव क्वालिफाइड ओपिनियन डोंट वी नीड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस? मजा आ गया। ये देखो, क्यों लिखवाई हिंदी? क्या शौक आ रहा था शुभम केसवानी सर को? फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता गुरु कि एविडेंस है या नहीं, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, दूसरा परवेसिव इंपैक्ट नहीं है, आप क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। सब लिखवा दिया तुमको, सब कुछ लिखवा दिया।
गॉट इट? और बताओ, बैठे हैं यही बैठे हैं रात तक, ठीक है, रात तक यही बैठे हैं आपके साथ। और बताओ, एनी अदर डाउट? कुछ और जानना चाहेंगे, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? अब क्लियर है सर। ऑसम 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 ऑसम। जल्दबाजी में गलत हो गया, कोई बात नहीं यार, ठीक है। यहां क्लास में जितनी गलतियां करनी है कर लो, हम गलतियां सुधारने के लिए ही बैठे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एनी अदर डाउट? किसी को भी हल्का सा भी कोई डाउट है किसी चीज में, आप अभी मेरे से पूछो, आई एम हेयर टू रिजॉल्व इट आउट फॉर। बट हाँ, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि भाई हाँ आई चीजें समझ। मजा आ गया सर ऑडिट पढ़ के, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल दोबारा सर इसी चीज का टेस्ट लेना। हाँ, यही चलता रहेगा ना, हम यही खेलते रहेंगे, डाकू डाकू खेलते रहेंगे, ठीक है, कभी डिस्क्लेमर, कभी एडवर्स, कभी क्वालिफाइड। कर कह रहे लास्ट वाला नहीं समझा, वेरी वेरी गुड, चलो पूछो 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 पूछो। लास्ट वाले में क्या था यार, क्या था लास्ट में? लास्ट वाला तो सबसे सिंपल है, लास्ट वाला तो सबसे सिंपल है सर। लास्ट वाला क्या कहता है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल चुका है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इंपैक्ट भी परवेसिव है, तो क्या बचा? एडवर्स ओपिनियन ही तो है, आएगा, और क्या आएगा? सबसे खराब यही है। क्या नहीं समझ आया, जल्दी से बताओ। ठीक है, EIS SM कैसे कैसे प्रिपेयर करें ये नहीं पूछना, ठीक है, ये ऑडिट की क्लास चल रही है, मेंटरशिप सेशंस में इन सब सवालों का जवाब मिलेगा। सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, इस बार इंग्लिश में ऑडिट की एग्जाम देने वाली हूं सर, थ्योरी को टैकल कैसे करूं? मैडम, हिंदी मीडियम से इंग्लिश का सफर मैंने तो नहीं तय किया, ठीक है, पर हाँ मैं कोशिश यही करता हूं कि जितना आपको अंग्रेजी को सिंप्लीफाई कर सकूं मैं उतनी आपको करके देने की पूरी कोशिश करूंगा। कह रहे गॉड इज परवेसिव इन नेचर, गॉड हर जगह है। सर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो, तुम अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, बी इंडिपेंडेंट, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है आपके गूगल ड्राइव में, वहां पे आप जाके ऐड हो सकते हो, ठीक है। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। दिस इज फॉर द लाइव स्टूडेंट्स ओनली। हाँ, गूगल ड्राइव वाले बच्चे मेरे को मत बोलना कि तुमने सर मेरे को हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया। लाइव वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, जस्ट बिकॉज आपको अपडेट्स देनी होती कि क्लास कब है, ठीक है, कब कौन सा सेशन है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको लाइव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट रेफर करो गूगल ड्राइव पे, वहां से आप हो जाओगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, आई थिंक यहां पे सारी बातें आपकी क्लियर हो जाती है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछो, वरना अपन चलते हैं। डन डना डन डन, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। चलो सर वो ऑडिट पार्टनर में कैसे डिस्कस करें? हाँ, ऑडिट पार्टनर के साथ आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना ऑडिट पार्टनर के साथ। एक टॉपिक आप बोलो, एक टॉपिक आपका ऑडिट पार्टनर बोलेगा, यानी जो आपका दोस्त है उसको बोलना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तो वो कहेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड, जिसमें 3 बातें होती थी, अलर्ट रहना, क्वेश्चनिंग करना, क्रिटिकल असेसमेंट करना। फिर वो बोलेगा अगले 4-5 पॉइंट, ठीक है, जैसे ही वो बोलेगा ना अगले 4-5 पॉइंट की भाई कॉन्ट्राडिक्टिव ऑडिट एविडेंस है, फ्रॉड है, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, तो आप बोलना मैं बताती हूँ अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हार्ट अटैक से बचाता है, दैट इज द उई। तो फिर आप वो उई उई सब बोलना, तो वहां पे आपको ये सारी बातें पता चल जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। इस तरह से आप अपने दोस्त के साथ, आपका जो ऑडिट पार्टनर है उसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं और अपने सफर को और हसीन बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है। हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। नेक्स्ट क्लास में जो आज हमने पूरा पढ़ा है उसको हम एकदम शानदार तरीके से रिवाइज करेंगे। उस रिवीजन में आपको अगर आनंद लेना है तो सारे बच्चे मेरे को बस एक छोटा सा कमिटमेंट करो, जो बातें आज हमने पढ़ी है उसको आप शानदार तरीके से रिवाइज करके आएंगे। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। हैव एन ऑसम डे अहेड and yeah, let's catch up soon in the next class.